अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करते हैं। दो केस ऐसे हैं, एक में वीज़ा जो है वो माल्टा का मिल गया और एक में रिफ्यूज़ हो गया। एक है केस यूएई से और एक है केस इंडिया से। शायद आपके लिए भी ये किसी ना किसी पॉइंट पर हेल्पफुल साबित हो सके, तो आप ज़रा केयरफुली इस सिचुएशन को मॉनिटर करें। पहले बात करते हैं, मेरा ख्याल है रकीब साहब से। रकीब साहब का माल्टा वर्क वीज़ा आप यहाँ पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे 5 दिसंबर को दुबई में। डॉक्यूमेंट सबमिशन के 3 से 4 दिन के बाद इनको कॉल आई है इंटरव्यू के लिए कि आप वीएफएस में इस तरह जो भी इंटरव्यू के लिए वो बुलाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनसे कॉल अटेंड नहीं हो सकी इंटरव्यू की। बाद में थोड़ा टेंशन में आया जब इन्होंने बताया कि इस तरह मुझे कॉल आई है, तो मैं तो अटेंड नहीं कर सका। वक्ती तौर पे परेशानी तो ज़ाहिर बात है लाजमी होती है कि एम्बेसी आपको बुला रही है और आप कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे। कांटेक्ट में तो चलो ये पहले से थे फाइल प्रिपरेशन के हवाले से, तो मैंने कहा भाई ये तो काम थोड़ा ख़राब हुआ है, आपको कॉल अटेंड करनी चाहिए थी। बहरहाल अभी क्या हो सकता है। उन्होंने कहा भाई ये नंबर भी उन्हीं का ही शो हो रहा है, वीएफएस का ही नंबर शो हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं कहा जो भी अब वर्किंग डे आता है आप जाएं वीएफएस में, उनसे बताएं सारी सिचुएशन, तो मे बी वो आपका नए सिरे से कोई इंटरव्यू डेट को सिलेक्शन कर सकें। बहरहाल ये नेक्स्ट वर्किंग डे गए हैं, जो भी कमिंग डे था वर्किंग, तो उन्होंने कहा भाई आपका जो इंटरव्यू है वो कैंसिल हो गया, अभी आप रेस्ट करें जाके, कोई मसला नहीं है। अभी अगर एम्बेसी बुलाना चाहेगी तो आपको दोबारा बुला लेगी, नहीं बुलाना चाहेगी तो ये उस पर डिपेंड करता है। इंतज़ार थोड़ा तवील हुआ, 5 को डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे और उनको 15 तारीख को पासपोर्ट डिलीवर हुआ विद वीज़ा। वीज़ा मैंने आपको पहले उनका दिखा दिया है। तो बहुत अच्छी किस्मत थी मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाएं 90% चांस है रिफ्यूज़ वीज़ा वो कर देते हैं। लेकिन 28 को एक बंदे ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, उसको कॉल भी आई है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में भी गया है वो बंदा, 2 से 3 क्वेश्चन किए हैं और उसके बावजूद वीज़ा उन्होंने ग्रांट कर दिया। वीज़ा मिल गया इंटरव्यू के बावजूद। बहुत अच्छी क्या कह सकते हैं पेशरफ्त है। और ये भाई का रिफ्यूज़ कह रहा हूँ, अटेंड ही नहीं हुई कॉल इंटरव्यू की। कॉल भी अटेंड नहीं हुई और ना ही इंटरव्यू हुआ, जो भी सिलसिला हुआ। और लक इतनी अच्छी है माशाल्लाह के वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। ये तो एक्सेप्शनल केस होते हैं, लेकिन बहरहाल आपको अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दी हैं तो थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि किसी भी वक्त मे भी कॉल आ जाए। कॉल आपको अटेंड करनी है, ये जो भी सिलसिला भी कल भी भाई बता रहे थे कि इस तरह कॉल आई है, तो उन्होंने कहा भाई आज ही आपका 2 बजे इंटरव्यू है, वीएफएस दुबई में पहुंच जाइए। उन्होंने कहा भाई मैं अबू धाबी में हूँ, मैं नहीं पहुंच सकता, तो आप कोई नई डेट मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा आपका अबू धाबी ही इंटरव्यू करवा देते हैं, आपको संडे वाले दिन 2 बजे अबू धाबी वीएफएस में पहुंच जाना। यानी इस तरह के भी सिलसिला चल सकता है। अब बात करते हैं जी दूसरे केस की, वो है इंडिया से। ये भाई को भी इंटरव्यू की कॉल आई है और ये भी अटेंड नहीं कर सके। बहरहाल बाद में इन्होंने मेल वगैरह भी की, मुझसे पूछा भी क्या सिलसिला करना चाहिए। मैंने कहा आप उन्हें मेल कर लो, यही तरीकाकार बनता है कि इस तरह मैं इंटरव्यू के लिए जो कॉल आई है वो अटेंड नहीं कर सका, तो अब कैसे नया इंटरव्यू की डेट मिल सकती है या कैसे मैं दोबारा आ सकता हूँ, या अगर मुझे दोबारा फ़ोन आया, क्योंकि इंडिया में वो बुलाते तो नहीं है, फ़ोन पे ही जो भी तफसीलात वगैरह उन्होंने पूछनी होती हैं पूछ लेते हैं। एक और केस इसी से जुड़ा मेरे जहन में आ गया, वो भी आपको बता दूं। तो एक भाई हैं, वो ज़रा फंबल हो गए इंटरव्यू के दौरान, जो भी क्वेश्चन आंसर हुए फंबल हो गए। फंबल से मुराद ये है कि उन्होंने कुछ पूछा तो ये कोई और आगे से जवाब देने लगे, कुछ बात बनी नहीं, तो उनका वीज़ा भी बाद में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ज़्यादा मेन कोई क्वेश्चन होते नहीं हैं, वही रूटीन के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको कॉल आती है तो आप रेडी रहा करें, जो भी आपके जहन में कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बातचीत है, एम्प्लॉयर के हवाले से। फंबल जो बंदा करता है, उन्होंने पूछा भाई कब जा रहे हो माल्टा, भाई कभी मैं जनवरी में जाऊंगा, फरवरी में जाऊंगा, आप कंफर्म डेट बताओ कि मैं फलां डेट को जा रहा हूँ। क्लियर और कट बात हो जो कि उनकी समझ आए। वापस आते हैं उसी केस पे, कॉल आई जी अटेंड नहीं हुई, मेल किया, उन्होंने कहा ठीक है जी एम्बेसी अगर चाहेगी तो खुद बुला लेगी। और बाद में पासपोर्ट रिसीव हुआ तो वो रिफ्यूज़ल के साथ था। रिफ्यूज़ल उन्होंने क्या लिखा है जी, उन्होंने दूसरी ऑप्शन पर टिक लगा दिया। उनका ये रिफ्यूज़ल लेटर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस एंड कंडीशंस ऑफ द इंटेंटेड स्टे वाज नॉट प्रोवाइडेड। किस मकसद के लिए जा रहे हैं माल्टा, क्या मकसद है स्टे करने का, वो क्लियर नहीं है। वो उसका कोई भी प्रूफ हमें फ्राहम नहीं किया गया। मुझे यही लग रहा है कि इंटरव्यू को उन्होंने बेस बनाया कि ये बंदा उस तरीके से हमें बयान नहीं कर पाया कि किस मकसद के लिए जा रहा है, यानी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो पाया। तो ये चंद बातें हैं भाई, आप भी जहन में रखा करो, अलर्ट रहा करो। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का फेट रकीब जैसा हो, जिसका कांटेक्ट भी ना हो इंटरव्यू के लिए और उसके बावजूद वीज़ा लग जाए। हर बंदे का ऐसा नहीं होता, रिफ्यूज़ल भी आ सकता है। इन केस में अब देख लें 2 रिफ्यूज़ल है, एक केस फंबल का है और एक फ़ोन ना उठाने पर रिफ्यूज़ल। ये दोनों बातें आप जहन में रखो, ठीक है, अलर्ट रहा करो थोड़ा। अब बात करते हैं जी, एक भाई का कमेंट है
कि मुझे रिटन फॉर्म में उन्होंने इनविटेशन लेटर भेज दिया और कॉन्ट्रैक्ट भी रिटन फॉर्म में है, तो ये एक्सेप्टेबल है भाई, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। रिटन से मुराद ये है कि हाथ से लिखा हुआ उन्होंने इनविटेशन लेटर भेज दिया और हाथ से ही कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मसला नहीं है इसका। एज़ फार एज उस पर एम्प्लॉयर की स्टैम्प मौजूद है, सिग्नेचर मौजूद है, नोटरी हुआ हुआ है, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड हो चाहे वो हाथ से लिखा हुआ हो, इक्वल होता है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह फार्म के मुतालिक भाई कहते रहते हैं जी कि हमारे पास कंप्यूटराइज नहीं है, हाथ से लिखा हुआ है, उसका भी कोई इशू नहीं है। सम टाइम VFS बोलता है कि कंप्यूटराइज होना चाहिए, नहीं तो 90% यही है कि हाथ से लिखा हुआ फार्म भी एक्सेप्टेबल है, कोई उसमें मसला नहीं है। हाँ ये है कि आप ये कह सकते हैं कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, राइटिंग पढ़ी जा रही हो, डॉक्टरों वाली लिखाई ना हो तो बेहतर है। अगला भाई का कमेंट है जी, 3.5 महीने हो गए हैं डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए, वर्क परमिट इशू नहीं हो रहा। 3.5 महीने भाई बहुत अरसा है, 2 महीने तो चलो नॉर्मल हम कह ही देते हैं, 3 महीने भी कह देते हैं, लेकिन 3.5 महीने बहुत लंबा टाइम हो सकता है। 4 महीने तक देख लें, नहीं तो फिर आप यही समझें कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ही कहीं साइड लाइन हो चुकी है, किसी खूह खाते में जा चुकी है। तो एम्प्लॉयर से रब्ता करें, मे बी वो इसको विदड्रा करके नई एप्लीकेशन आपके बिहाफ पर सबमिट करवा सके। अदरवाइज़ 3.5 महीने बहुत है, 4 महीने तक चलें, 15 दिन और देख लें, नहीं इशू होता तो फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, इसका और कोई हल नहीं है। और एक भाई का कमेंट है, आई एम फ्रॉम पंजाब एंड लास्ट मंथ आई ट्रेवल्ड बाय सेम फ्लाइट, इट्स नो इशू ब्रो। मेरा ख्याल है ये उसकी बात कर रहे हैं जो कि जर्मनी से मुतल्लिक वीडियो बनाई थी इमाम साहब की। तो कोई इशू नहीं है भाई, लुफ्तांसा पे जा सकते हो। लुफ्तांसा महंगी है, विज़ एयर भी यूज़ कर सकते हो, वो सस्ती है, वो और भी टिकट्स बुक हुई हैं विज़ एयर की, तो मेरा ख्याल है वो 10 किलो का सामान आपको अलाउ करते हैं, तो टिकट बहरहाल उसकी सस्ती है। UAE में बात करें तो यही है, कोई 800-900 दिरहम की या मैक्सिमम 1100-1200 दिरहम तक की आपको मिल जाती है। कोई 3-4-5 घंटे तक आप कह सकते हैं स्टे होगा किसी भी यूरोपियन कंट्री में, हंगरी में भी हो सकता है, पोलैंड में भी हो सकता है। विज़ एयर की है, उस पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर 2000-2200 की नॉर्मल जो टिकट प्राइस चल रही है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी विज़ एयर भी एक बेहतर ऑप्शन है दुबई से ट्रैवल करने के लिए। एक और कमेंट है जी भाई, 150+ केस हो गए हैं माल्टा में, माल्टा लॉकडाउन ही ना लगा दे। बात आपकी दुरुस्त है, 150 केस ऊपर जाना जो है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। केस तो 20-25 नॉर्मल पहले चल रहे थे और अचानक से इतने ज़्यादा, अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर आप कह सकते हैं। 150 नहीं 160+ केस रिपोर्ट हुए हैं कल भी, और इससे पहले बिफोर यस्टरडे भी। परसों मेरा ख्याल है कोई 100 के करीब थे, तो सिचुएशन बहरहाल अलार्मिंग है। केस इतनी ऊपरी सतह पर जाने नहीं चाहिए, ये ख़तरनाक अमल है। बहरहाल वो ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो पहले की निस्बत बहुत कम है, 10 से 15 मरीज़ जो हैं वो सीवियर कंडीशन के साथ हॉस्पिटल का रुख करते हैं, बाकी यही है कि क्वारंटाइन वगैरह करके ठीक हो जाते हैं। डेथ्स वगैरह उस तरह नहीं हो रही जिस तरह के पहले वेव्स में हुई हैं। तो बहरहाल सिचुएशन अभी तक अंडर कंट्रोल है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा होती तो माल्टा कब का लॉकडाउन लगा चुका होता, लेकिन बहरहाल अभी वो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि जिसको समझा जा सके कि हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की शरह अभी भी बहुत कम है। अगर 160+ केस आ रहे हैं तो उसके बावजूद 10 से 15 अगर लोग हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं, और डेथ्स भी यही है, मेरा ख्याल है किसी दिन हो जाती है वीक में 1 या 2 डेथ्स, तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ आप ये दुआ करेंगे कि केस बहरहाल अभी भी निचली सतह पर आएँ। सही है जी, वीडियो बहुत तवील हो गई है, इसका इख्तिताम यहीं पे करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।